मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे जैव उर्वरक। इससे पहले बताया था हमने हरी खाद इसके बारे में बताया था। इसकी खेती भी बताई थी कि खेती करने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, फिर अपन हरी खाद की खेती करते हैं। आज पढ़ेंगे जैव उर्वरक। जैव उर्वरक अपन कहते किसे हैं, ठीक है। तो जीवित एवं देखो जीवित सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद, जीवित सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद जो कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, कैसे बिना नुकसान पहुँचाए पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराकर फसलों के उत्पादन को बढ़ा देता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए पोषक तत्व उपलब्ध कराकर उर्वरता को बढ़ा देता है। उसे क्या कहते हैं अपन? जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसके बारे में जैव उर्वरक। जीवित एवं सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद जो कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए। इसका मतलब पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, बिना नुकसान पहुँचाए पौधों के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध कराकर पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध कराकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जीवित एवं सूक्ष्म जीवों का वह उप उत्पाद जो कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए या बिना प्रदूषित भी, ठीक है, बिना नुकसान या बिना प्रदूषित पहुँचाए या बिना प्रदूषित किए पौधों के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध कराकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो अपन का पर्यावरण है उसको किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं होना चाहिए और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, जिससे कि अपनी फसल अधिक उत्पादन दे सके। तो ये हुआ जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों से होने वाले लाभ। अब लिखेंगे जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरकों
से लाभ, जैव उर्वरकों से लाभ। अब ये अपन को पता ही चल गया कि जैव उर्वरक कहते कैसे हैं कि जीवित एवं सूक्ष्म जीवों का ये क्या होता है, उपोत्पाद होता है, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है और पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध करा करके हमारी उर्वर शक्ति को बढ़ा देता है। जैव उर्वरकों से लाभ। अब क्या क्या लाभ हो सकते हैं जैव उर्वरकों से? नंबर 1, जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। जैव उर्वरक हैं वो पौधों के लिए क्या उपलब्ध कराते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त करवाते हैं। नंबर 2, ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। जो जैव उर्वरक हैं वो पोषक तत्वों के कैसे स्रोत हैं? सस्ते स्रोत हैं। नंबर 3, इनके प्रयोग से फसलों की उपज में, नंबर 3, इनके प्रयोग से फसलों में 20 से 40% तक वृद्धि हो जाती है। जो अपन के जैव उर्वरक हैं इनके प्रयोग से 20 से 40% तक अपन फसलों में से जो उपज होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। फसलों से उपज में 20 से 40% तक क्या हो जाती है, अपन को वृद्धि हो जाती है। चौथा है, इनके प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक अवस्थाओं में सुधार होता है। जो अपन की जैव उर्वरक हैं इनके प्रयोग से मृदा की जो अवस्था होती है भौतिक, रासायनिक और जैविक, इनमें क्या होता है, सुधार होता है। अगला है 5वां, नील हरित शैवाल, एजोला आदि पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जो अपन के नील हरित शैवाल है इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करवाते हैं। कौन कौन से? नील हरित शैवाल, एजोला, ये अपन के क्या है, एक प्रकार से जैव उर्वरक। जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? जैसे नील हरित शैवाल है, अगला है एजोला, ये जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं जो पौधों के लिए नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अब पढ़ेंगे
जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। इसके बाद में पढ़ेंगे जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। अब इसके बारे में पढ़ेंगे पोषक तत्वों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर। हेडिंग लिखेंगे इसमें पोषक तत्वों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। अब ये किसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। पोषक तत्वों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। तो इसमें देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। सबसे फर्स्ट इसका प्रकार है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु ये देखेंगे इसके बारे में। जिससे इसमें है सहजीवी। इसमें है फर्स्ट है इसमें सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है किसी का सहारा लेकर के वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला जीव। तो लिखेंगे वे जीवाणु। सहजीवी के बारे में लिखेंगे वे जीवाणु जो किसी का सहारा लेकर वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन्हें सहजीवी जीवाणु कहते हैं। सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं। वे जीवाणु जो किसी का सहारा लेकर के मृदा में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन्हें कहते हैं सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणुओं में 3 प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। इसमें लिखेंगे सहजीवी जीवाणुओं में 3 प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। कितने प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। 3 प्रकार के।
तो देखो नाइट्रोजन सबसे पहले है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं, सहजीवी और असहजीवी जीवाणु। तो सबसे पहला बताया हमने सहजीवी। तो सहजीवी किसे कहते हैं? वे जीवाणु जो किसी का सहारा लेकर मृदा में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें सहजीवी जीवाणु कहते हैं। अब देखो जैसे अपन की दलहनी फसल है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। जैसे दलहनी फसलें हैं, ये कोई दलहनी फसल है, अब इसकी जड़ों में ये राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जा रही है उसका फिक्सेशन करने का कार्य करता है। तो इसने किसका सहारा लिया? जो ये जीवाणु है इसने किसका सहारा लिया है? दलहनी फसल जैसे मूंग है, मसूर है, उड़द है, इसका सहारा किसने लिया? कौन सा जीवाणु है वो? ये अपन का राइजोबियम। तो इस प्रकार से इसने सहारा लिया है। तो इसी प्रकार से इसको अपन क्या कहते हैं? सहजीवी जीवाणु कहते हैं। सहजीवी जीवाणु में 3 प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। कितने प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 दलहनी फसलों में जीवाणु। सबसे पहला कौन सा है? दलहनी फसलों में जीवाणु। और वो कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। ये सर्वाधिक दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों में सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु, सह का मतलब होता है साथ साथ, इसका मतलब फसलों के साथ साथ पाया जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? सहजीवी। तो दलहनी फसलों में सहजीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा है विभिन्न फसलों के साथ सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु, विभिन्न फसलों के साथ सहजीवी जीवाणु जो अपनी फसल होती है उनके साथ या खाद्यान्न फसलों के साथ। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं विभिन्न फसलों या खाद्यान्न फसलों के साथ सहजीवी जीवाणु। वो कौन सा होता है? वो होता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर। दूसरा एजोस्पाइरिलम। एजोटोबैक्टर और दूसरा है एजोटोबैक्टर के बाद एजोस्पाइरिलम। ये किस में पाया जाता है? खाद्यान्न फसलों की जड़ों में पाया जाता है। अब है एजोला फर्न के साथ। एजोला फर्न के साथ सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु। अब इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है अपन का एनाबेना। एनाबेना ये किसके साथ पाया जाता है? एजोला फर्न के साथ सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। ये तो हुए अपन के सहजीवी जीवाणु। अब सेकंड आएगा अपन का, दूसरा आएगा असहजीवी। असहजीवी या मुक्त जीवी। असहजीवी या मुक्त जीवी। अब देखो इसको दोबारा से देखेंगे। सहजीवी देखो पोषक तत्वों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर जैव उर्वरकों का वर्गीकरण।
अब पोषक तत्वों की अनुक्रिया के आधार पर क्या चल रहा है अपन का वर्गीकरण। तो सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो हुआ सहजीवी, दूसरा हुआ असहजीवी या मुक्तजीवी। तो सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? सह का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है? साथ साथ। जीवी का मतलब होता है जीवाणु। तो फसलों के साथ साथ जो जीवाणु, वे जीवाणु जो किसी का सहारा लेकर के, सह का मतलब सहारा या साथ में, तो फसल का सहारा ले रहा है, वे जीवाणु जो किसी का सहारा लेकर मृदा में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी। इसका मतलब साथ साथ रह रहा है किसकी? फसल के। अब है सहजीवी जीवाणु, तीन प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। सहजीवी जीवाणु में कितने प्रकार के भाग लेते हैं? तीन प्रकार के। अब कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसलों में लेते हैं, किस प्रकार से? पहला तो लेते हैं दलहनी फसलों में जीवाणु। तो दलहनी फसलों में पाया जाता है राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। अब दलहनी फसलों को अपन जब बुवाई करते हैं तो राइजोबियम ये पैकेट आता है, राइजोबियम पैकेट आता है, इससे बीज को उपचार किया जाता है। इसमें देखो किस प्रकार से उपचार किया जाता है कि सबसे पहले अपन अपने पास में जो भी फसल है उसको चयन करेंगे, उसके बाद में गुड़ लेंगे, गुड़ को कढ़ाई में गरम करेंगे। इस प्रकार से ये गुड़ लिया, इसको गर्म किया आग पर, गर्म करने के बाद में ये पतला हो जाएगा, ये पतला हो गया गुड़। अब इसको कढ़ाई से उतार लिया, उतारने के बाद में ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में अपने पास जो भी जीवाणु कल्चर है उसको इसमें इस प्रकार से मिला देते हैं ठंडा होने के बाद। अब ये अपन ने ये कल्चर इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद में इस कल्चर में जो भी अपन के पास सीड है उसको इस प्रकार से ठीक प्रकार से हाथों से मिला देते हैं। इस प्रकार से इसका उपचार हो जाता है। ये हुआ दलहनी फसलों में जीवाणु राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब विभिन्न फसलों के साथ जो भी अपन की खाद्यान्न फसलें हैं, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? वो होता है एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। अगला है एजोला फर्न के साथ सहजीवी जीवाणु। एजोला फर्न के साथ कौन सा जीवाणु होता है? वो होता है एनाबेना। अब पढ़ेंगे अगला असहजीवी या मुक्तजीवी बैक्टीरिया। ठीक है, तो असहजीवी या मुक्तजीवी बैक्टीरिया किसे कहते हैं? वे जीवाणु जो बिना किसी का सहारा लिए, वे जीवाणु जो बिना किसी का सहारा लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें असहजीवी या मुक्तजीवी जीवाणु कहते हैं। तो ये तो हुए असहजीवी या मुक्तजीवी जीवाणु। तो इसमें असहजीवी या मुक्तजीवी बैक्टीरिया इस प्रकार के जीवाणु
जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण बिना किसी के सहारा लिए करते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, जैसे इसमें आता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ये ऐसा जीवाणु है जो किसी का सहारा नहीं लेता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। क्लेब्सिएला, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेब्सिएला, एक तो हुआ क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा क्लेब्सिएला आदि। अब है दूसरा फास्फोरस रूपांतरण करने वाले जीवाणु। एक तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, अब है फास्फोरस रूपांतरण करने वाले जीवाणु। सेकंड है फास्फोरस रूपांतरण दूसरा है फास्फोरस रूपांतरण करने वाले जीवाणु। तो ये वर्गीकरण किसका चल रहा है अपन का? जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। फर्स्ट हुआ था नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और सेकंड है फास्फोरस रूपांतरण करने वाले जीवाणु। तो फास्फोरस रूपांतरण करने वाले जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? फास्फोरस रूपांतरण करने वाले, फास्फोरस रूपांतरण करने वाले जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं? एक तो है फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, एक तो है फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, ठीक है। और दूसरा होता है अपन का सहजीवी कवक, दूसरा होता है सहजीवी कवक। तो अब सबसे पहले अपन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु है उसके बारे में। तो फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु वे जीवाणु जो फास्फोरस की विलेयता को बढ़ा देते हैं। देखो, वे जीवाणु जो फास्फोरस की विलेयता को बढ़ा देते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं, और पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु कहते हैं। ये हुए फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु।
फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु। इसका मतलब फास्फोरस को ये घुलनशील बनाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु कहते हैं, जो कि ये पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। जैसे PSB, जैसे PSB, ठीक है, इसे कहते हैं फास्फोरस स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। यहाँ लिख लेंगे फास्फोरस स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। देखिए, फास्फोरस विलेयकारी का मतलब होता है विलयन बनाना, घोलना। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका मतलब हुआ फास्फोरस को विलयशील करना या फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाला जीवाणु। तो वे जीवाणु जो फास्फोरस की विलेयता को बढ़ा देते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु। जैसे PSB, फास्फोरस स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। अब दूसरा है सहजीवी कवक। सहजीवी कवक, सहजीवी कवक। अब सहजीवी कवक, सह का मतलब साथ में, पौधों की जड़ों के साथ, पौधों की जड़ों के साथ कवक सह संबंध बनाकर फास्फोरस को, मृदा में उपस्थित फास्फोरस को सहसंबंध बनाकर मृदा में उपस्थित फास्फोरस को मृदा में उपस्थित फास्फोरस को रूपांतरण करने का कार्य करते हैं, उन्हें सहजीवी कवक कहते हैं। सहजीवी कवक किसे कहते हैं? पौधों की जड़ों के साथ कवक से संबंध बनाकर मृदा में उपस्थित फास्फोरस को रूपांतरण करने का कार्य करता है। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ संबंध बना करके फास्फोरस को रूपांतरण करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं सहजीवी कवक। अब इसके बाद में थर्ड आता है अपन का कंपोस्ट उत्प्रेरक। तीसरा ये हो गए फास्फोरस। अब थर्ड है अपन का कंपोस्ट उत्प्रेरक। कंपोस्ट उत्प्रेरक, कंपोस्ट उत्प्रेरक। अब कंपोस्ट उत्प्रेरक क्या है? ये भी एक प्रकार का जीवाणु, जैसे फास्फोरस रूपांतरण करने वाला जीवाणु था, इसी प्रकार से तीसरा है ये। हाँ, कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले जीवाणु, कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले जीवाणु कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित
कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित तत्वों की उपलब्धता क्षमता को उपस्थित तत्वों की उपलब्धता क्षमता को बढ़ाने वाले उपलब्धता क्षमता को बढ़ाने वाले या बढ़ाने का कार्य करते हैं। उपलब्ध क्षमता को बढ़ाने वाले कंपोस्ट उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, आदि। देखिए कंपोस्ट उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले जीवाणु कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित तत्वों की उपलब्धता क्षमता को बढ़ाने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंपोस्ट उत्प्रेरक कहते हैं। अब आता है अगला पौधे वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया। पौध वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया तीसरा हुआ। अब चौथा है पौध वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया। पौध वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया ये चौथा है। इस प्रकार के जीवाणु हार्मोन उत्पन्न हार्मोन उत्पन्न क्या करते हैं? ये इस प्रकार के जीवाणु हार्मोन उत्पन्न करके कोशिका में वृद्धिकार करके कोशिका में वृद्धि कर पौधों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु हार्मोन उत्पन्न करके कोशिका में वृद्धि कर पौधों की वृद्धि करते हैं, जैसे सूडोमोनास बैक्टीरिया। सूडोमोनास बैक्टीरिया ये हुआ पौध वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया। अब अगला प्रकार है जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक। पांचवा प्रकार है जिंक विलेयकारी बैक्टीरिया। पांचवा जिंक विलेयकारी बैक्टीरिया। जिंक विलेयकारी बैक्टीरिया। अब इसके बारे में लिखेंगे जिंक विलेयकारी बैक्टीरिया वे जीवाणु जो मृदा में उपस्थित वे जीवाणु जो मृदा में उपस्थित
जिंक को पौधों के लिए प्राप्त कराते हैं। उन्हें जिंक विलेयकारी जीवाणु या बैक्टीरिया कहा जाता है। जिंक विलेयक वे जीवाणु जो मृदा में होते हैं, जिंक को आसानी से पौधों को प्राप्त कराते हैं। जिंक विलेयकारी उर्वरक जैसे बैसिलस सुबोटिलिस ये जो जीवाणु है क्या कार्य करता है? जिंक को पौधों को प्राप्त कराता है। थायोबैसिलस ये भी जीवाणु है जो क्या कार्य करता है? जिंक को प्राप्त कराता है। अगला है पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। छठवां है पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक वे जीवाणु जो पोटेशियम को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं उन्हें पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक कहते हैं। वे जीवाणु जो पोटेशियम को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे बायोइनोकुलर ये जीवाणु क्या कार्य करता है? जो पोटेशियम है उसे पौधों को आसानी से प्राप्त कराता है। अब ये हुआ जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। अगली हेडिंग पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तो देखिए अभी हमने बताया है जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। तो जैव उर्वरकों का जो वर्गीकरण है उसमें अब हमने कितने प्रकार से बताया? 6 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से बताया है? 6 प्रकार से। तो ये तो हुआ पूरा वर्गीकरण जैव उर्वरकों का। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो कौन कौन से जीवाणु होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका स्थिरीकरण कौन कौन से जीवाणु करते हैं। नाइट्रोजन का अगली हेडिंग है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। अब कौन कौन से जीवाणु हैं? सबसे फर्स्ट आता है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम तो ये क्या कार्य करता है? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करता है। देखो राइजोबियम एक प्रकार क्या है? ये जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। एक प्रकार का जीवाणु है जो ये दलहनी फसल है अपन की, जैसे ये दलहनी फसल है, इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं, उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। जो कार्य क्या करता है? जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78%, उसका फिक्सेशन करने का कार्य करता है। इसलिए जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं दी जाती है। तो राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। देखो राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो क्या कार्य करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। कौन करता है? राइजोबियम। अब दूसरा है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर तो ये किस में पाया जाता है? इस प्रकार के जीवाणु गेहूं, जौ, मक्का की जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। चलो एजोटोबैक्टर है किस में पाया जाता है? गेहूं, जौ, मक्का की जड़ों में
पाए जाते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। अब अगला है एजोस्पाइरिलम। तीसरा है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम इस प्रकार के जीवाणु गन्ना, धान आदि की जड़ों में पाए जाते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। जो एजोस्पाइरिलम है यह किसकी जड़ों में पाया जाता है? गन्ना और धान की जड़ों में पाया जाता है। गन्ना, धान और ज्वार बाजरा, इसको भी लिख लेना, ज्वार बाजरा, इनकी जड़ों में भी ये पाया जाता है। अब ये हुआ। अब इसके बाद में बीज उपचार। इसके बाद में अगली हेडिंग है बीज उपचार। ये तो हुआ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। अब पढ़ेंगे बीज उपचार। बीजों का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। बीज उपचार। बीज उपचार, तो बीजों का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपके लिए बताया था कि बीजों को किस प्रकार से उपचारित करते हैं। देखो, कोई भी अपन के पास में राइजोबियम है, उसको लेकर के आए हम, और ये अपन के पास में सीड है कोई भी दलहनी फसलों का, कोई भी किसी भी प्रकार की फसल हो। अब उसमें अपन को जब इससे उपचारित करना है जैव उर्वरक से, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन कढ़ाई लेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद में ये गुड़ हुआ। गुड़ डालने के बाद में अपन ने इसको गरम किया। क्या किया? इसको अपन ने गरम किया। गर्म करने के बाद में वो इस प्रकार का तरल पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार का तरल पदार्थ बन जाता है। इसका मतलब गुड़ है वो पतला हो जाता है। होने के बाद में उसको कढ़ाई से उतार लेते हैं और ठंडा करते हैं। अब ये ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद में, ठंडा करने के बाद में इसमें जो अपन के पास कल्चर है, जो जीवाणु की कल्चर है, उसको इसमें मिला देते हैं। कब मिलाते हैं? ठंडा करने के बाद में। अब इस कल्चर के ऊपर ये गुड़ है, गुड़ की सतह है, प्रत्येक जो भी अपन के कल्चर को मिला लिया और सीड को मिला लिया, कल्चर भी मिला दिए ठंडा होने के बाद में। अब इसमें सीड को मिला लेते हैं। इस प्रकार से सीड, कल्चर को मिला लिया प्लस सीड को, बीज को भी, बीज प्लस सीड को, बीज प्लस कल्चर को मिला दिया। इसके बाद में क्या होगा कि जो बीज है अपन का, इसके ऊपर इस कल्चर की परत चढ़ जाएगी। इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। इस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके बाद में बीज उपचार के बारे में हम आपको अगली क्लास के माध्यम से बताएंगे। और प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, लेकिन उसकी जो फीस हैं उनको जिसकी जितनी रह रही है पिछली प्लस अब की जो भी है उसको शीघ्र जमा कराएं, नहीं तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो बंद कर दी जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।